हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अमेंडमेंट्स का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो अमेंडमेंट का ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकेंडली, ये अमेंडमेंट बुकलेट बेटा अभी आप चेक कर सकते हो वेबसाइट icaleak.com में फ्री डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। देन जीएसटी की समरी बुक, आईटीटी की समरी बुक भी अवेलेबल है। जीएसटी प्लस कस्टम्स एंड अमेंडमेंट बुकलेट भी वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप फ्री डाउनलोड सेक्शन में जा सकते हो icaleak.com में और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे आगे के अमेंडमेंट्स जो हमारे बचे थे। रिटर्न्स चैप्टर के अमेंडमेंट में आएंगे। इसमें क्या हुआ है, मैक्सिमम लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिले फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी आर 1, 3B, 4 एंड 7 रैशनलाइज्ड। हमने पढ़ा था, आपको याद है, सेक्शन 47 में लेट फीस दी हुई है। लेट फीस दी हुई है, तो अगर अब आप लेट फाइल करते हो जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 3B, 4 या 7, तो उसका कुछ यहाँ पे रैशनलाइजेशन आया है, देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 47 पढ़ेंगे। लेट फीस क्या थी उसमें, लेविड फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द फॉलोइंग बाय द ड्यू डेट। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अगर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्निश कर रहा है लेट, जो कि जीएसटीआर 1 है, या कोई भी रिटर्न जो उसे एप्लीकेबल है वो लेट फाइल कर रहा है, फाइनल रिटर्न अगर वो लेट फाइल कर रहा है, तो उसने क्या करना है, लेट फीस फाइल यहाँ पे पे करनी है, उसको लेट फीस पे करनी है। कितनी, 100 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और 5000 विच एवर इज लोअर। हर एक दिन का 100 रुपए जब तक के भी फेलियर कंटिन्यू रहा, या 5000 रुपए विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये जो है ये किसकी, सीजीएसटी एक्ट की लेट फीस है। इक्वल अमाउंट एसजीएसटी में भी लगेगा। An equal amount of late fee is payable by such person under respective SGST या UTGST एक्ट एज वेल, जो भी एप्लीकेबल है। पेनल्टी लेवेबल अंडर आईजीएसटी एक्ट क्या रहेगी, सम टोटल ऑफ द पेनल्टीज लेवेबल अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो आईजीएसटी में क्या हो जाती है, सम टोटल हो जाती है। तो ये जो 100 रुपीज पर डे या 5000 विच एवर इज लोअर दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 47 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इक्वल अमाउंट किस में लगेगा, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, वॉट एवर इज एप्लीकेबल। The late fee can be waived off partially or fully by the central government। ठीक है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, गवर्नमेंट चाहे तो पार्शियली फुल्ली अगर कोई लेट फीस कभी वेव करना चाहती है किसी भी रेट की, तो बिल्कुल कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है। Consequently, since the inception of GST law, late fee is being regularly waived off by central government either partially or fully। और शुरुआत के काफी पीरियड्स की बेटा लेट फीस कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ने वेव की है, ये पावर को एक्सरसाइज किया है। नया नया लॉ आया था, काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, टेक्निकल ग्लिचेस थे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये पावर रेगुलरली यूज किया है और लेट फीस क्या करिए, वेव करिए। अब देखेंगे बेटा इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है। लेट फीस रैशनलाइज फ्रॉम द टैक्स पीरियड जून 2020 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग, जो भी आपको एप्लीकेबल होता है बेटा यहाँ पे, क्वार्टर एंडिंग ऑफ जून 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स एज द केस में भी, लेट फी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1, 3B, 4 एंड 7 हैज बीन रैशनलाइज्ड एज फॉलो। तो ये देखेंगे हम कैसे रैशनलाइजेशन हुआ है। फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 एंड 3B, यहाँ पे अगर आपने जीएसटी 1 या जीएसटी 3B या दोनों भी लेट फाइल किया, तो क्या रहेगी लेट फीस, देखेंगे। Total amount of late fee payable under section 47 of the CGST Act from June 2021 और क्वार्टर एंडिंग जून 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब जो भी, अगर आप QRMP स्कीम में जा रहे हो तो आपको क्वार्टर एप्लीकेबल होगा, नहीं तो मंथली वाले हो गए आप। बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश जीएसटी 1 एंड और फॉर्म जीएसटी 3 बाय द ड्यू डेट शैल बी एज फॉलोज। देखेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका क्या है, नील आउटवर्ड सप्लाई इन द टैक्स पीरियड whose total amount of tax payable in GST 3B is nil as the case में भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है भाई। अगर आप GST 1 की हम बात करें तो क्या आपका नील आउटवर्ड सप्लाई, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, या आपका कुछ भी टैक्स पेबल नहीं है, टैक्स पेबल जो 3B में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस केस में अगर आप लेट फाइल करते हो, तो आपको क्या हो जाएगी, आपकी लेट फीस फाइन रेट हो जाएगी 250 CGST में, 250 IGST में, 250 CGST में, 250 IGST में। सिमिलरली रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव, इनके अलावा जो है मतलब जिनका भाई या तो कुछ तो आउटवर्ड सप्लाई है या कुछ तो टैक्स पेबल है, और एग्रीगेट टर्नओवर जिनका क्या है, लेस देन इक्वल टू 1.5 CR है, तो उस केस में क्या होगा, उनकी लेट फीस 2000 रहेगी, 1000 अंडर CGST, 1000 अंडर SGST। या जिनका एग्रीगेट टर्नओवर बिटवीन 1.5 to 5 करोड़ है यहाँ पे, ठीक है, 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है, उनका क्या रहेगा, 5000 लेट फीस है, 2500 अंडर CGST, 2500 अंडर SGST। इनके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन बच गए, मतलब जो 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं और जिनके यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कुछ तो टैक्स पेबल आ रहा है या आउटवर्ड सप्लाई है, उनका लेट फीस जो भी स्पेसिफाइड थी सेक्शन 47 में, मतलब ये जो लेट फीस थी,
जो लेट फीस ऑलरेडी हमने देखी 100 रुपीज पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर वो लगेगी उनको। ये जो जिनके यहाँ पे नील सप्लाईज है या जिनका जो छोटे हैं यहाँ पे उनके लिए क्या है रैशनलाइजेशन कि ठीक है भाई आपने यहाँ क्या कर दिया भाई, ठीक है 2 महीने भी आपका रिटर्न लेट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नील आउटवर्ड सप्लाई थे या कुछ भी नहीं आपको टैक्स पे आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर दो 500 रुपए दे दो आप टोटल, कोई दिक्कत नहीं, 250 अंडर CGST 250 अंडर SGST। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका यहाँ पे अदर देन 1 वाले अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो फिर क्या देखना है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 1.5 CR तक के है या उससे कम है तो आपकी क्या हो जाएगी लेट फीस 2000, टोटल इज 2000, 1000 अंडर SGST 1000 अंडर CGST। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR से ज्यादा है बट इक्वल टू 5 करोड़ तक है या लेस देन 5 करोड़ तक है तो उस केस में आपकी लेट फीस क्या हो जाएगी 5000 टोटल, 2500। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई आप मतलब 5 करोड़ से ज्यादा वाले होंगे डेफिनेटली तो उस केस में लेट फीस जो थी वही लगेगी। ये किसके लिए, GST और 1(3)B दोनों के लिए, 1(3)B दोनों के लिए। फॉर QRMP स्कीम द रिक्वायरमेंट टू फर्निश रिटर्न अंडर द प्रोविजन टू दिस सेक्शन इज क्वार्टरली। QRMP स्कीम में आपकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वार्टरली। अकॉर्डिंगली लेट फी वुड बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन furnishing of the said quarterly return details of outward supplier. Definitely it is clarified that no late fees is applicable for delay in payment of tax in first 2 month of the quarter। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रिटर्न की बात कर रहे हैं, GST या 3B रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका क्वार्टरली रिटर्न एप्लीकेबल होता है तो ये लेट फीस जो है ये किसके हिसाब से दी हुई है, यहाँ पे जो भी लेट फीस है क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो हम लेट फीस का देख रहे हैं क्या लेट फीस जो एप्लीकेबल रहेगी वो किसके हिसाब से रहेगी, क्वार्टर के हिसाब से लेट फीस एप्लीकेबल रहेगी, डिले इन क्वार्टर के हिसाब से रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर दिया है कि नो लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। पहले 2 महीने वाला जो है आपका उसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी आपको। ठीक है, किसकी बात हो रही है, GST या 1 या 3B अगर आप लेट फाइल करते हो तो उसके हिसाब से लेट फीस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जून का फॉर एग्जांपल 3B लेट फाइल किया था, मेरा टैक्स पेबल कुछ भी नहीं आया, मैंने कब फाइल किया, समवेयर अराउंड सितंबर फाइल किया, तो मेरे को लेट फीस क्या लगेगी, 500 रुपए लगेगी, 500 रुपए लगेगी। ठीक है, अब मैंने अगर जून क्वार्टर का लेट फाइल किया, मेरे को यहाँ पे क्वार्टर एप्लीकेबल हो रहा है, दिसंबर क्वार्टर का मैंने लेट फाइल किया फॉर एग्जांपल, दिसंबर क्वार्टर का, तो मेरे को लेट फी मैंने दिसंबर क्वार्टर का कभी तो जाकर के मार्च में फाइल किया, तो मुझे लेट फीस क्या लगेगी 500, ये क्वार्टर की लेट फीस रहेगी, क्योंकि रिटर्न QRMP वालों का क्या है, क्वार्टर का है, तो डिपेंड करेगा ये पर टैक्स पीरियड या क्वार्टर, वॉटेवर जो भी आपका टैक्स पीरियड है उसके हिसाब से होगा। मंथली टैक्स पीरियड है तो आपका क्वार्टरली टैक्स पीरियड है वो, तो उसके हिसाब से ये लेट फीस रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर डिले इन फाइलिंग GST R4 टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 GST R4 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कंपोजिशन वाले GST R4 फाइल करते हैं, ठीक है, सो लेट फीस, टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47 फ्रॉम 21-22 ऑनवर्ड्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश GST R4 बाय द ड्यू डेट दैट इज कंपोजिशन टैक्स पेयर शैल बी एज फॉलोज। वेयर टोटल टैक्स पेबल इन GST R4 इज निल, आपका कुछ टैक्स पेबल नहीं है तो 500 रुपए, 500 रुपए, और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव, मतलब अगर कुछ टैक्स पेबल आता है तो 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज ये कर दिया इनके लिए भी रैशनलाइजेशन। फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GST R7, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, TDS डिडक्टर्स के लिए बात हो रही है, वो लोग GST R7 यहाँ पे फाइल करते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 फॉर डिले फाइलिंग ऑफ GST R7 फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 ऑनवर्ड, जून 2021 के बाद से क्वांटम ऑफ लेट फीस क्या है 24 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज और ₹100 विच एवर इज लोअर, सो 25 रुपए पर डे जितने दिन फेलियर कंटिन्यू होता है, और 100 रुपीज विच एवर इज लोअर, और 100 रुपीज विच एवर इज लोअर। तो GST R1, 3B बेटा, GST R4 और GST R7 इसमें रैशनलाइजेशन आया है। ठीक है, जनरली सेक्शन 47 में लेट फीस कितनी है 100 रुपीज पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर। बट अगर आपने GST R1 या 3B यहाँ लेट फाइल किया है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, GST R1 है तो क्या आउटवर्ड सप्लाई निल थी, GST R3B है तो क्या टैक्स पेबल निल था, यस, तो आपकी यहाँ पे लेट फीस कितनी रहेगी 500 रुपए टोटल। नहीं, बट अगर ऐसा नहीं था तो फिर सेकेंड स्टेप में देखना एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना था, अच्छा 1.5 CR से कम था, ओके, देन 2000 रुपीज, 1.5 CR से 5
CR तक के है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5000 रुपीज। एंड यहाँ पे कितना था बेटा, इक्वल टू और लेस देन 1.5 CR है तो 2000 रुपीज। 1.5 CR से ज्यादा, इक्वल टू और लेस देन 5 CR है तो 5000 रुपीज। एंड उसके अलावा कोई भी है तो जो लेट फीस थी, मतलब 100 रुपीज पर डे और 5000, विच एवर इज लोअर। ठीक है, QRMP स्कीम में क्वार्टर के हिसाब से देखना है, ये लेट फीस जो एप्लीकेबल रहेगी क्वार्टर के हिसाब से रहेगी। GSTR 4 आपने लेट फाइल किया तो आपको देखना है सबसे पहले क्या टैक्स पेबल निल था, यस, तो 500 रुपीज। उसके अलावा कोई भी केस है 2000 रुपीज। और यहाँ GSTR 7 के लिए क्या है बेटा, 25 रुपीज पर डे एवरी डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूज और 100 रुपीज विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट, लेट फीस लेविड फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न यहाँ पे आएगा 47(2) में। यहाँ 47(1) में क्या था, फाइनल रिटर्न था। फाइनल रिटर्न आपको पता है आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे फाइल करते हो, वहां पे वो हमारे डिस्कशन है एप्लीकेबल था 47(1) का। अभी एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश एनुअल रिटर्न, किसकी बात हो रही, एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट शैल बी लायबल टू पे अ लेट फी। उनको लेट फी लगेगी कितनी, 100 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज और 0.25% ऑफ टर्नओवर ऑफ द पर्सन इन द स्टेट। पढ़ा था टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन, बस उसका 0.25% या 100 रुपीज पर डे। एनुअल रिटर्न लेट फाइल करने का फीस क्या है, यहाँ पे लेट फीस 100 रुपीज पर डे जब तक कि आपका फेलियर कंटिन्यूड रहे, या 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो, ठीक है, वो डेफिनेशन बहुत सारी जगह काम आती है, यहाँ पे भी एक जगह पे काम आती है। ठीक है, सो ये क्या हुआ बेटा, ये यहाँ पे हमने सेक्शन 47 यहाँ पे पढ़ा, 1 और 2 भी मैंने साथ में ले ही लिया, 47(2) में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं थे बट हमने यहाँ साथ में पढ़ लिया। ठीक है, आगे आएंगे। Mandatory requirement of getting annual accounts audited and reconciliation statement submitted by specified professional done away with. Section 35(5) omitted and new section and section 44 substituted. तो पहले आपको पता है हमने पढ़ा था एनुअल अकाउंट्स की ऑडिटिंग, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की, यहाँ पे जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल से क्या थी, यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, वो चली गई है। सेक्शन 35(5) था उसको ओमिट कर दिया गया है और सेक्शन 44 को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, so with effect from 1/8/2021 subsection 5 of section 35 has been omitted so as to remove the mandatory requirement of getting annual accounts audited and reconciliation submitted by specified professional। 35(5) क्या बताता था कि भाई आपको आपके एनुअल अकाउंट्स यहाँ पे क्या कराने हैं, ऑडिट कराने हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पे जो रहेगा आपको सबमिट करना पड़ेगा बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। वो सेक्शन को ही हटा दिया, अब सेक्शन 44 जो है, सेक्शन 44 में क्या चेंजेस आए वो पढ़ेंगे। Further, with effect from 1/8/2021, section 44 has been substituted so as to remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by specified professional to provide for filing annual return on self certification basis। तो सेक्शन 44 में भी चेंजेस किए गए, सब्सटीट्यूट किया गया और उसमें जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल उसको हटा दिया गया और अब क्या बोला है कि भाई क्या प्रोवाइड करना है आपको, फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस। आप एनुअल रिटर्न किस बेसिस पे फाइल करोगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, वो आ गया है। इट फर्दर प्रोवाइड्स फॉर द कमिश्नर टू एग्जेम्प्ट अ क्लास ऑफ टैक्स पेयर फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। ये क्या बताता है, फर्दर प्रोवाइड्स कमिश्नर एग्जेम्प्ट करेगा कोई क्लास ऑफ टैक्स पेयर को जिनको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अच्छा एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, वो कमिश्नर को पावर दिया है, वो बताएगा कि भाई इन लोगों को यहाँ पे एनुअल रिटर्न फर्निश करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब नया सेक्शन 44 क्या बोलता है वो पढ़ेंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इन लोगों को जरूरत नहीं है, शैल फर्निश एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब कि क्या बात हुई, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे एनुअल रिटर्न फर्निश करना है जिसमें यहाँ क्या रहेगा, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रहेगा। बट किसको नहीं फर्निश करना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं करना है। NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं इन्हें भी नहीं जरूरत है। ISD इनको भी जरूरत नहीं है एनुअल रिटर्न की, ये सबके ऑलरेडी स्पेशल रिटर्न्स है। पर्सन ऑथराइज टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर्स, इन सबको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है एनुअल रिटर्न फर्निश करने की, ये बिल्कुल याद रखना है। कौन कौन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ पे TDS डिडक्ट कर रहे हैं, पर्सन ऑथराइज टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52। ठीक है, TDS डिडक्टर्स अंडर सेक्शन 51, TCS कलेक्टर्स अंडर सेक्शन 52। इन्हें एनुअल रिटर्न की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इनके स्पेशल रिटर्न्स। इनके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें क्या करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, हाँ उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करना है।
ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रहेगा, रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, he shall furnish annual return which may include a self certified reconciliation statement। वो रिकंसाइल क्या करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो डिक्लेयर करी गई है रिटर्न में, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो कि डिक्लेयर की गई है रिटर्न में बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विथ ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रहेगा वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर बेटा, रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो है आपका, उससे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पे, उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपको उसमें आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई रिको करके देनी है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। वो सब कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई किसको कैसे कब यहाँ पे क्या करना है, ये फाइल करना है। However, Commissioner may on recommendation of the Council by notification exempt any class of registered person from filing annual return under this section। Commissioner बताएगा हमेशा यहाँ पे क्या कि किसको exempt किया गया है, any class of person from filing the annual return under this section। Commissioner बताएगा कि भाई किस किस को exempt किया गया है। For the nothing contained in this section 44 shall apply to any department of central government, state government, local authority whose books of accounts are subject to audit by contemplator and auditor general of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force। तो ये एनुअल अकाउंट यहाँ पे बेटा क्या एनुअल रिटर्न की यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसको नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, जिनका अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हो रहा है, किससे, सीएजी से हो रहा है यहाँ पे, या ऑडिटर अपॉइंट हुआ है जो लोकल अथॉरिटीज से उनसे, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं आती किसकी, यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट इनको बिल्कुल भी नहीं आती है यहाँ पे एनुअल अकाउंट्स, यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स यहाँ पे फर्निश करने की। ठीक है, एनुअल रिटर्न फर्निश करने की, तो ये सेक्शन 44 को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है और अब बोल दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, फर्निश करना है एनुअल रिटर्न, जिसमें क्या रहेगा, एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रहेगा जो रिकंसाइल करेगा क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रिटर्न में है उसको किससे करेगा, ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करेगा, ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करेगा। ठीक है, और जो बेटा सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है किसे फर्निश करना है, इट शैल बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा उसका एग्रीगेट टर्नओवर है तो उसने सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है। तो पहले जो रिक्वायरमेंट थी एनुअल, यहाँ पे जो क्या रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे गेटिंग एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से, दैट हैज बीन डन अवे विद टोटली, और अब क्या बोला है कि एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है अलोंग विद सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसको फर्निश करना है, उस रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर का एक्सीड करे बेटा 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी एनुअल रिटर्न की किसको नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे से यहाँ पे अमेंडमेंट्स थे रिटर्न्स चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट रिफंड चैप्टर के अमेंडमेंट्स देखेंगे। In case of deficiency in refund application, limitation period of 2 years for making refund claim to exclude the time period from the date of filing refund claim till the date of communication of deficiencies। time period generally क्या होता है refund application का, पढ़ा था हमने section 54 में, क्या पढ़ा था, 2 years from the relevant date। हमें application for refund कब तक करनी होती है, 2 years from the relevant date। देखेंगे एक बार, द टाइम पीरियड फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड, रिफंड क्लेम करने की एप्लीकेशन, रिफंड किस चीज का हो सकता है, टैक्स, इंटरेस्ट या किसी भी अमाउंट का, इज 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। फर्दर एज पर रूल 90 ऑफ द CGST रूल्स, वेयर एनी डेफिशिएंसीज आर नोटिस इन द एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम, कभी भी अगर कोई डेफिशिएंसी नोटिस होती है आपके रिफंड क्लेम में, आपने एप्लीकेशन कर दी, अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डेफिशिएंसी लगी आपके रिफंड क्लेम में, तो ऑफिसर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा डेफिशिएंसी टू द एप्लीकेंट इन डेफिशिएंसी मेमो, बताएगा आपको कि भाई आपकी एप्लीकेशन में ये डेफिशिएंसी है, रिक्वायरिंग हिम टू फाइल अ फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डेफिशिएंसीज, और बोलेगा कि भाई आप क्या करो, ये सारी चीजें ठीक करो, यहाँ पे आपकी जो भी डेफिशिएंसीज है वो ठीक करो और फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड टू द सेट सब रूल। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया गया है टू प्रोवाइड दैट
टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम, जब आपने रिफंड क्लेम फाइल किया, टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, वहां से लेके जब तक कि डेफिशिएंसी कम्युनिकेट की इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द प्रॉपर ऑफिसर, shall be excluded for the period from the period of 2 years as specified under section 54(1). उसे क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. इट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 years. 2 years के पीरियड से उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा under section 54(1) in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectification of such deficiencies. उसे क्या कर दिया जाएगा बेटा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है. सो क्या बात हुई? टाइम पीरियड जो आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हो तब से आपकी जो डेफिशिएंसीज बताते हैं, ठीक है, वो पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. 2 years जो बताया हुआ है यहाँ पे, 2 years जो टाइम लिमिट है रिफंड क्लेम फाइल करने की इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच फ्रेश रिफंड क्लेम, जो नया फ्रेश रिफंड क्लेम किया जाएगा उसके लिए उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा. लॉजिकल भी है. बाय द एप्लीकेंट आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डेफिशिएंसीज. ठीक है. सो जिस दिन हमने रिफंड एप्लीकेशन की तब से लेके जब तक आपका ऑफिसर कम्युनिकेट करता है क्या डेफिशिएंसीज, उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा. किस चीज के लिए? फ्रेश रिफंड क्लेम जो करोगे आप, फ्रेश रिफंड क्लेम के लिए जिसके पीरियड रहेगा 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, उसमें ये पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा. ठीक है. बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट. बट फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन बाय द टैक्स पेयर इंट्रोड्यूस. ठीक है. अब क्या अमेंडमेंट हुआ देखेंगे. पहले क्या था? अर्लियर द टैक्स पेयर हैज नो ऑप्शन टू विड्रॉ द रिफंड एप्लीकेशन इफ दे हैड कमिटेड एनी मिस्टेक व्हाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन. सो पहले जब हम एप्लीकेशन फाइल करते थे उसमें हमसे कुछ गलतियां हो जाती थी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था विड्रॉ करने का. A functionality has now been implemented for the taxpayer to withdraw any already filed application by filing an application in the prescribed form up to the specified time. तो यहाँ पे अब क्या कर दिया गया? फैसिलिटी दे दी गई है कि भी आपने जो एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर चुके हो उसको क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो. पहले आपसे कुछ गलती हो गई तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते थे, अब आप विड्रॉ कर सकते हो. तो अब जो नया रूल है वो क्या बोलता है? नया सब रूल क्या बोलता है? Newly inserted sub rule provide as follows. The applicant may at any time before, applicant क्या कर सकता है? At any time before issuance of provisional refund sanction order या final refund sanction order, payment order, refund withhold order या show cause notice, इनमें से किसी से भी पहले जो भी है यहाँ पे इवेंट, in respect of any refund application file, withdraw the said application for refund by filing an application in the prescribed form. अगर उसको रिफंड यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ करना है तो वो कभी भी इशू कर सकता है. बट किसके पहले करना है उसको? या तो आपको प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर आया उसके पहले, या फाइनल सैंक्शन ऑर्डर आया उसके पहले, या पेमेंट ऑर्डर आया उसके पहले, या रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर आया उसके पहले, या कोई डिपार्टमेंट ने नोटिस की उसके पहले. ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट के कोई भी एक्शन के पहले आप चाहो तो क्या कर सकते हो? यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन आपकी विड्रॉ कर सकते हो. कैसे विड्रॉ करोगे? आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में और आप उसको विड्रॉ कर सकते हो. ऑन सबमिशन ऑफ सच विड्रॉल एप्लीकेशन एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द एप्लीकेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज द केस में बी व्हाइल फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन शैल बी क्रेडिटेड बैक टू द लेजर फ्रॉम विच डेबिट वाज मेड. आपको पता है हमने पढ़ा था पेमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक आपका क्या होता है? कैश लेजर भी होता है, क्रेडिट लेजर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी होता है. तो अब जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या क्रेडिट होता है? सबसे पहले तो भाई जो भी आपने पेमेंट्स वगैरह डिपॉजिट वगैरह किए वो आप क्या करते हो? यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है. अब आपने अगर रिफंड क्लेम किया है तो वो डेबिट हो जाता है, बट आपने विड्रॉ कर लिया आपकी रिफंड एप्लीकेशन, आपने क्या कर ली? विड्रॉ कर ली आपकी रिफंड एप्लीकेशन, तो क्या होगा? वो वापस से आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. या सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या क्रेडिट होता है बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी हमारा सेल्फ असेस्ड होता है वो हमारा क्रेडिट होता है. अब हमने इसका रिफंड लिया था, रिफंड लोगे अगर आप तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा. बट अगेन आपने क्या कर ली? विड्रॉ कर ली रिफंड की एप्लीकेशन, तो ये रिफंड क्या हो जाएगा? वापस से क्रेडिट हो जाएगा. ये जो भी आपने रिफंड विड्रॉ किया ये क्या हो जाएगा? वापस से क्रेडिट हो जाएगा. सिंपल सी बात है.
सो अब फैसिलिटी क्या इंट्रोड्यूस हो गई? यस, इंट्रोड्यूस हो गई है। किस चीज़ की? कि यहाँ पे एप्लीकेंट क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है अपनी एप्लीकेशन। उसे लगता है कोई गलती हुई तो विड्रॉ कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर या फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर या रिफंड विथहेल्ड ऑर्डर, या यहाँ पे शो कॉज नोटिस के पहले वो क्या कर सकता है? अपनी एप्लीकेशन चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। सिंपल सिंपल अमेंडमेंट है। Order for release of withheld refund to be issued where refund no longer liable to be withheld. क्या बात हुई? Order for release of withheld refund to be issued where refund no longer liable to be withheld. जहां पे रिफंड को और आपका विथहेल्ड नहीं करना है तो एक ऑर्डर इशू करना है, ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ रिफंड ऑर्डर फॉर कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड फॉर रिफंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। सो पहले क्या था? अर्लियर इन केस रिफंड इज कंप्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट आपका रिफंड पहले पूरा एडजस्ट होता था, देन ऑन ऑर्डर गिविंग डिटेल्स ऑफ एडजस्टमेंट वाज इशूड, तो एक ऑर्डर इशू किया जाता था जो कि भाई क्या क्या एडजस्टमेंट किया वो सारी चीजों का होता था। ठीक है, तो आपका रिफंड आपको मिलने वाला था, बट आपको क्या किया उन्होंने? नहीं एडजस्ट कर दिया आपकी कोई डिमांड के अगेंस्ट, तो आपको एक डिटेल ऑफ एडजस्टमेंट आता था, इशू किया जाता था, ऑर्डर आता था। द सेट प्रोविजन हैज नाउ बीन ओमिटेड रिजल्टेड इन नो सच ऑर्डर विल नाउ बी इशूड। तो अब इसको ओमिट कर दिया गया, तो अब क्या है यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कुछ एडजस्ट किया है तो उसका कोई रिफंड का ऑर्डर नहीं आएगा, रिफंड वहां पे कोई एडजस्टमेंट का आपको ऑर्डर नहीं आएगा। Further, provision to Rule 92 has been inserted to provide that where proper officer or commissioner is satisfied that refund is no longer liable to be withheld, he may pass an order for release of withheld refund in the prescribed form. और क्या बोला है यहाँ पे कि जहाँ पे लगता है कि रिफंड अब आपका विथहेल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है तो वो एक ऑर्डर पास करेंगे। क्या ऑर्डर रहेगा? वो ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया एक और ऑर्डर यहाँ पे इशू करने का। In case of applicant who becomes entitled to refund after being withheld, आपके रिफंड को पहले withheld किया गया था, अब you are entitled to refund. Order for release of withheld refund to be passed before passing the final refund sanction order. तो ये order for withheld refund पास करना पड़ेगा, final refund sanction order के पहले एक order और पास करना पड़ेगा. What is that? Order for release of withheld refund. So Rule 96 of CGST contains provision relating to refund of IGST paid on goods or services exported out of India. आपने goods और services यहाँ पे export करे हो out of India, तो जो भी IGST है उसके refund से related provisions हमने पढ़े थे Rule 96 में. Sub Rule 7 of said rules provides that in case where refund for claim for refund was withheld for specified reason, आपका refund claim withheld किया गया था and subsequently applicant becomes entitled for refund withheld, the concerned jurisdictional shall proceed to refund the amount after passing the refund sanction order. तो पहले क्या था कि खाली एक डायरेक्ट उसने क्या करना है, आपका रिफंड दे देना है, क्या पास करके? रिफंड सैंक्शन ऑर्डर. अब उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? ये अमेंडमेंट हुआ है, ये तो पहले से था इसके ऊपर वाला पार्ट. अब क्या अमेंडमेंट हुआ? द सेट सब रूल हैज नाउ बीन अमेंडेड. नाउ द कंसर्न्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पास एन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड. पहले अब उसको क्या पास करना है? ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड पास करना है. एंड देन ही विल पास रिफंड सैंक्शन ऑर्डर. और उसके बाद वो क्या पास करेगा? रिफंड सैंक्शन ऑर्डर. पहले बताएगा भैया आपका यहाँ पे रिलीज होने वाला है विथहेल्ड रिफंड, और उसके बाद में पास करेगा वो रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन केस एप्लीकेंट हु बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिफंड विथहेल्ड. ठीक है, किस केस की बात हो रही है? ये वाला पॉइंट किस केस की बात है? रूल 96 के यहाँ पे अमेंडमेंट आया है. ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है? ये देखो, ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड को पहले पास करना है उसको, उसके बाद रिफंड सैंक्शन ऑर्डर पास करना है. तो बहुत ही माइन्यूट अमेंडमेंट्स है बेटा, कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, थोड़े बहुत ही अमेंडमेंट्स थे रिफंड चैप्टर में. ठीक है, नेक्स्ट बेटा एग्जेम्पशन चैप्टर में आएंगे. बहुत थोड़े अमेंडमेंट्स है इस चैप्टर में भी. अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन. Below mentioned entry of exemption from GST have been amended. Amendments have been made highlighted here. So ये जो एंट्रीज थी बेटा 19A 19B, इसका एग्जेम्पशन क्या किया? एक्सटेंड कर दिया अभी 30/9/2022 तक. कौन सी एंट्री थी ये? सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से लेकर के अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. किस चीज की सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की. किससे? एयरक्राफ्ट से. वापस रिपीट कर रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस एयरक्राफ्ट से
कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से लेके टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये एग्जाम थी, ये एग्जामेशन को एक्सटेंड कर दिया, अभी 30/9/2022 तक ये एग्जामेशन एक्सटेंड हुआ है। सेम 19B ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है, एयरक्राफ्ट की जगह किसकी है, वेसल से है, फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसे भी एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक, 30/9/2022 तक। एंड सर्विस प्रोवाइडेड, एंट्री नंबर 72 जो थी, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसे क्या कर दिया, एग्जेप्ट कर दिया। सिंपल है, एग्जेम्पशन का चैप्टर क्या है, जो एंट्रीज दी है एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी नहीं लगता, तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, 75% और मोर। सो क्या बात हुई यहाँ पे किस चीज की, जो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसपे क्या 75% और मोर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर किसने बियर किया है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट खर्चा बियर कर रही है तो क्या बोल दिया भाई, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन, अमेंडमेंट्स इन एंट्रीज नंबर 1, 13, 18, 90, 74 है। बेटा ये सारी जो एंट्रीज थी, ठीक है, पढ़ेंगे पहले। For exemption to charitable entities, they should be registered under 12AA of the Income Tax Act with effect from 1/10/2021. Entities registered under 12AB of the Income Tax Act shall also qualify for exemption provided other conditions are complied with. तो हमारी बुक में देखेंगे बेटा, ये जैसे एंट्री नंबर 1 थी, एंट्री नंबर 80 थी, ये किस पे, जैसे एंट्री नंबर 1 किससे थी, एग्जांपल के देखेंगे, सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे क्या कर दिया है अमेंडमेंट करके, और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो जो एंटिटीज अब 12AB में भी रजिस्टर्ड है उन्हें भी क्या रहेंगे, वो भी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन रहेंगे। सिमिलरली एंट्री नंबर 80 पे भी जो 12AA का रेफरेंस था वहां पे 12AB भी ऐड कर दिया है। एंड ये सारी एंट्रीज में एंट्री नंबर 13, 90, 74 है, इन सभी में पहले 12AA का रेफरेंस था, अभी क्या कर दिया है 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। सो फॉर एग्जेम्पशन टू चैरिटेबल एंटिटीज दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट था, अब एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर 12AB भी सॉरी entities registered under 12AB of the income tax act shall also qualify for exemption provided other conditions are satisfied। अगर बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई होती तो जो entities 12AB में रजिस्टर्ड है वो भी क्वालिफाई होंगे एग्जेम्पशन में, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू एग्जेम्पशन एंट्री इंट्रोड्यूस्ड, new exemption entry introduced, following new service have been exempted from GST। 61A एंट्री डाली गई, क्या बोला गया, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज, क्या दे रहे हैं, जो सर्विस मिल रही है किस चीज की, ग्रांटिंग नेशनल परमिट दिया जा रहा है गुड्स कैरेज को टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कॉन्टिजिनस स्टेट, इसको क्या कर दिया है, एग्जाम कर दिया गया है। तो जो भी ग्रांट कर रहे हैं नेशनल परमिट की सर्विस बेटा गुड्स कैरेज को, ताकि वो ऑपरेट कर सके यहाँ पे पूरे इंडिया में कॉन्टिजिनस स्टेट्स में, उस सर्विस को क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया गया है। ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज इज नाउ एग्जाम। Withdrawal of existing exemption, exemption from CGST available to the following service has been withdrawn। एक बेटा ये एंट्री थी, यहाँ पे सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज, तो इसको विड्रॉ कर दिया गया, मतलब अब क्या हो गया, ये सर्विस अब टैक्सेबल हो गई, अब ये सर्विस टैक्सेबल हो गई। पैरेलल एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अमेंडिंग नोटिफिकेशन व्हिच ग्रांट्स एग्जेम्पशन टू सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट। तो IGST में भी यहाँ पे सिमिलर अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो ये बेटा एग्जेम्पशन के अमेंडमेंट है, एंड हियर भी कंप्लीट GST के अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ पे टोटली कंप्लीट होते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कस्टम्स के जो आगे के अमेंडमेंट्स है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है बेटा। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।